तो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं फिजिक्स के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे मतलब 25 क्वेश्चन तो पिछले वीडियो में कंप्लीट कर ही चुके थे। उसके बाद के कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। अगर इसके पहले के 25 क्वेश्चन नहीं देखे हैं अभी तक तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हो। पिछले 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 25 क्वेश्चन के आगे करते हैं। अब 26वां क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है देखा जाए तो, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि 1 किलोग्राम जो राशि होती है उसे न्यूटन में कितनी होती है। मतलब यहाँ पर 1 किलोग्राम बराबर कितने न्यूटन होता है, डायरेक्टली वो पूछा गया है। 1 किलोग्राम में न्यूटन कितने होते हैं वो पूछा गया है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझना। इसमें 1 किलोग्राम राशि होती है ना, उसमें ध्यान देना कितने न्यूटन होंगे। तो 1 किलोग्राम राशि में 9.8 न्यूटन होते हैं, इसे ध्यान रखना हमेशा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अभी के लिए? ऑप्शन नंबर सी, 9.8 न्यूटन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, जड़त्वाघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो जड़त्वाघूर्ण और कोणीय त्वरण दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा? टॉर्क कहलाएगा। जिसे टॉ से डिनोट करते हैं तो क्या कहलाएगा? वो टो कहलाएगा। जड़त्वाघूर्ण और कोणीय त्वरण दोनों का जो गुणनफल है वो क्या कहलाएगा? टॉर्क कहलाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? समझने वाला क्वेश्चन है तो समझना। आयतन में क्या परिवर्तन होगा ये पूछा गया है। कंडीशन के बारे में पूछा गया है कि आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी समझने वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स के यहाँ पर। देखना, एक टेम्परेचर ऐसा होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को याद रखना, क्योंकि क्या होता है, ये जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है इस पर किसी भी द्रव का जो घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। कितने डिग्री पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि अगर किसी का जल का टेम्परेचर कितना है, अभी 9 डिग्री सेंटीग्रेड है, इससे गिरा करके मतलब इससे कम करके कितना कर दिया? 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? जैसा कि अभी मैंने कहा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक आयतन होता है। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से जब चलेंगे तो 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री पर जाएगा ना, तो पहले तो आयतन इसका क्या होगा? घटने लग जाएगा। तो आयतन तो क्या होगा? पहले घटेगा और फिर बाद में क्या हो जाएगा? बढ़ने लग जाएगा इसका आयतन। क्योंकि उसके बाद क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जब कम होने लगता है तो वो सॉलिड की फॉर्म में आने लग जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस से और कम करेंगे तो सॉलिड में बनने लग जाएगा। जबकि जो लिक्विड की जो सबसे ज़्यादा घनत्व वाली फॉर्म होती है वो होती है 4 डिग्री सेल्सियस। इसके और कम किया जाएगा ना तो वो तो द्रव से चेंज होकर के ठोस में परिवर्तित होने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं पूछी गई। यहाँ पर पूछा गया है कि आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो आयतन है उसका तो पहले तो कम होगा, क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा होते ही उसका आयतन तो कम हो जाएगा, और फिर बाद में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है। ये 2004 में ही नहीं, बहुत से एग्ज़ाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, एक बीकर में पानी पर जब बर्फ़ तैर रही होती है ना, जैसे कोई बीकर है, कोई कंटेनर है, उसमें पानी में कोई बर्फ़ तैर रही है ना, तो ध्यान रखना वो इस प्रकार तैर रही होगी बर्फ़। जब पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर के पानी का जो तल है ना वो इतना ही रहेगा जितना कि अभी है ना। इसमें पानी का तल अभी इतना है ना, तो वो इतना ही रहेगा, क्योंकि ये पिघल भी जाएगी ना अगर बर्फ़, तब भी वो पिघल करके पानी की फॉर्म में ही बन जाएगी। लेकिन इसका जो लेवल है वो इतना ही रहने वाला है, क्योंकि जैसे ही हमने इस बीकर में पहले पानी भरा हुआ था ना, और इस बीकर में हमने क्या किया, एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया इस प्रकार। तो ये बर्फ़ का टुकड़ा जैसे ही डाला ना, इसमें बर्फ़ का टुकड़ा डालते ही ये पानी क्या होगा? ऊपर चढ़ने लग जाएगा। तो ऑटोमेटिक ही
जितना पानी ऊपर चढ़ना होगा ना वो चढ़ चुका होगा। ये बर्फ़ डालने के बाद पानी यहाँ तक चढ़ गया होगा। तो पानी चढ़ने के बाद क्या हुआ, अब वो बर्फ़ पिघल जाए या ना पिघले तब भी पानी का लेवल क्या रहेगा, वही रहने वाला है। तो जब पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उतना ही रहेगा अगर बर्फ़ पिघल जाए तो। अगला प्रश्न है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। आज के सारे क्वेश्चंस जो समझ लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो, अच्छे क्वेश्चंस है। और जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? जैसे ही बोतल को रखा जाता है फ्रीजर में तो उसके अंदर का जो पानी रहता है ना वो फैलने लग जाता है। मतलब अभी जैसे बताया था वहाँ पर कि 9 डिग्री सेल्सियस से और कम किया तो 4 डिग्री सेल्सियस, और फिर इससे और कम किया 3 डिग्री सेल्सियस, तो इस पर आयतन पहले तो कम हुआ, फिर आयतन बढ़ा ना उसका, तो आयतन बढ़ रहा था ना, मतलब आयतन बढ़ने का मतलब वो एरिया जो एरिया पर पहले थी ना उससे ज़्यादा एरिया पर वो होने लग जाती है। तो अगर टेम्परेचर कम होगा, ये जो वस्तु है जो फ्रीजर के अंदर बोतल रखी है इसका टेम्परेचर और कम होगा पानी का, तो वो तो और ज़्यादा एरिया घेरेगी। मतलब बोतल के अंदर ही है तो वो चाहेगी ना इस बोतल के ही बाहर निकल जाए, तो क्या होगा, वो फैलने से बोतल टूट जाती है। तो इसका सही रीज़न क्या हो जाएगा, इसका सही रीज़न हो जाएगा पानी जमने पर फैलता है। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ चलना कठिन होता है। क्यों होता है कठिन? क्योंकि क्या होता है, जैसे ही हम बर्फ़ पे चलते हैं ना सड़क की अपेक्षा, सड़क पर चलना एक अलग बात होती है क्योंकि यहाँ पर कुछ गड्ढे होते हैं कहीं ना कहीं, तो उस पर चलना आसान होता है क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल हमारा अधिक लग जाता है। सड़क पर चलेंगे तो वहाँ पर घर्षण बल का मान क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन जैसे ही एक प्लेन सरफेस पे चलेंगे ना तो वहाँ पर घर्षण बल का मान बहुत कम होता है। तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न दे रखा है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर, ये भी समझने वाला क्वेश्चन है, समझो इसे भी। क्या होगा, एक नदी है, उस नदी में जहाज चल रहा है, मतलब ये नदी है, इस नदी में कोई जहाज चल रहा है और आगे जा कर के क्या होता है, वो नदी किस में बदल जाएगी, यहाँ पर समुद्र में। इस समुद्र में अगर यहाँ से जहाज चल रहा है ना, यहाँ से कोई जहाज चल रहा है, तो जो नदी का पानी होता है ना उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, इसकी डेंसिटी कम होती है। जबकि जो समुद्र का पानी होता है वो क्या होता है, गाढ़ा होता है। कैसा होता है, गाढ़ा होता है। उसकी डेंसिटी क्या होती है, अधिक होती है। क्यों? क्योंकि उसमें नमक पाया जाता है। तो इसकी डेंसिटी अधिक होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर कम घनत्व होने के कारण जो जहाज़ है वो अधिक गहराई तक जा रहा होगा, लेकिन जैसे ही वो समुद्र में जाएगा उसकी डेंसिटी अधिक होने के कारण वो जहाज़ क्या होगा, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक नदी में चलता हुआ जहाज़ समुद्र में आता है तब क्या होगा, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा और ऊपर, इसका रीज़न बता चुका हूँ मैं। क्यों आ जाएगा ऊपर, क्योंकि नदी के पानी का जो घनत्व होता है वो तो कम होता है और समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। जैसा ही इसे समझो, अगर किसी कील को तुम पानी में डुबोते हो तो वो डूब जाती है, पूरी तरीके से डूब जाएगी। लेकिन उसी कील को अगर तुम एक शहद में डुबोगे ना तो वो कील क्या होगी, ऊपर ही तैरेगी। ये सब क्यों होता है, ये सब उत्प्लावक बल के कारण होता है। तो यही कारण है वहाँ का कि पानी जो नदी का था उसमें तो वो जहाज़ थोड़ा नीचे तक जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो समुद्र के पानी में आया उसकी डेंसिटी अधिक होने के कारण वो जहाज़ क्या हुआ, थोड़ा ऊपर ही रह जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। ये भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक ना एक सवाल ज़रूर आने वाला है, तो इसे अच्छे से समझ लेना कि अगर किसी की डेंसिटी घनत्व कम है
तो उसमें कोई भी वस्तु आसानी से गिर जाएगी। और किसी की डेंसिटी, किसी का घनत्व अधिक है तो उसमें कोई भी वस्तु कम गहराई तक जाएगी। समझना इसे भी। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। इसे तुम ऐसे समझ लो कि जो पानी का घनत्व है वो तो कम होगा इसके घनत्व से, लोहे के घनत्व से तो अधिक होगा पानी का घनत्व, और पारे से क्या होता है? कम होता है। तो पारे से कम होगा लोहे का घनत्व, मतलब पारे का घनत्व अधिक होगा। और यहाँ पर समझा जाए जो पानी का घनत्व है वो अधिक होगा और लोहे का घनत्व अधिक होगा और पानी का कम होगा। मतलब ये समझो कि पानी का घनत्व कम होता है और पारे का घनत्व अधिक होता है। पारा अधिक गाढ़ा होता है ना, तो उसका घनत्व अधिक होगा। पानी कम गाढ़ा होता है तो उसका घनत्व कम होगा। और अगर कम घनत्व वाले में कोई वस्तु डालते हैं तो वो नीचे चली जाएगी, और अधिक घनत्व वाले में डालोगे तो वो ऊपर ही रहेगी। इतना सा ध्यान रखना, प्रत्येक कॉन्सेप्ट में लग जाएगा इसमें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ के लिए सही आंसर हो जाएगा लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ये देखो वापस वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसीलिए मैं एक क्वेश्चन के साथ साथ तुम्हें एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ ताकि आगे के क्वेश्चंस भी बनते जाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसा कि मैंने समझाया था अभी कि पानी का घनत्व अधिकतम किस पर होता है, कहाँ पर होता है। तो ध्यान रखना 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता जा रहा है। अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। इस क्वेश्चन को समझो, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा मतलब अगर वस्तु की क्वांटिटी बदल दी जाए, उसकी मात्रा बदल दी जाए, तो इनमें से कौन सी इकाई है जो सेम रहेगी। जैसे अगर मैं वस्तु की मात्रा बदल दूं तो उसका आयतन बढ़ेगा ना। जैसे अगर कोई वस्तु है 1 किलोग्राम पानी है, 1 लीटर पानी है, इस पानी में मैं 1 लीटर पानी और मिला दूं तो इसका आयतन तो बढ़ जाएगा ना, इतना हो जाएगा इसका आयतन। तो आयतन तो बढ़ेगा, और जब आयतन बढ़ेगा तो 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम भार भी हो जाएगा ना उसका, तो भार भी बढ़ेगा। ठीक है, तो वस्तु का भार भी बढ़ेगा और वस्तु का आयतन भी बढ़ेगा। ये दोनों चीज़ें तो क्लियर हो गई। आगे द्रव्यमान भी तो भार से रिलेटेड ही होता है, तो भार बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा। ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ तक। बात आती है चौथी चीज़ की, जो क्या है? घनत्व। अब जैसा कि तुम्हें पता है, अगर किसी वस्तु की मात्रा बदल रहे हो ना, तो केवल मात्रा ही बदल रहे हैं, वस्तु नहीं बदल रहे हैं वहाँ पर। अगर हम पानी डाल रहे हैं ना इसमें, तो 2 लीटर पानी और डाल रहे हैं, लेकिन डाल तो पानी ही रहे हैं ना, तो उसका भी घनत्व वही है जो पिछले पानी का था, और अभी भी घनत्व वही है जो पिछले अभी नए वाले पानी का है। तो यहाँ पर क्या इक्वल रहेगा? हमारा घनत्व इक्वल रहने वाला है। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो वीडियो है इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, सभी के लिए। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है, और पुराना क्वेश्चन है कहा जाए तो, बहुत ज़्यादा पुराना क्वेश्चन है, और याद तो होना ही चाहिए कि समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/10। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? इसका रीज़न पूछा गया है। तो इसका सही रीज़न हो जाएगा कि दाब अधिक होने पर बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो घट जाता है। घट जाने का मतलब क्या होगा? जैसे ही हम 2 बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में रखेंगे और इन पर प्रेशर लगाएंगे ना, तो इनका जो गलनांक है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, और ये बर्फ़ पिघलना कम हो जाएगी। इसलिए जैसे पहले पिघलेगी ना, तो अब चिपकने के बाद क्या हो जाएगी? पिघलना बंद हो जाएगी। इसलिए वो दोनों टुकड़े क्या होते हैं? आपस में चिपक जाते हैं। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्यों निकलने लगती है? इसका रीज़न भी ध्यान रखना। क्यों निकलेगी वो? क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण निकलती है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? इसका रीज़न देखना। क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब तो कम हो जाता है,
और इसलिए उबलने का बिंदु जो होता है ना वो नीचे आ जाता है। जैसे ही कोई भी वस्तु को हम उबाल रहे हैं ना, तो उसका जो ऊपर से जो प्रेशर पड़ रहा है ना, वो प्रेशर वहाँ पर क्या हो जाता है, ऊंचाई वाली जगह पर कम हो जाता है, इसलिए वहाँ पर उबलने का बिंदु जो है वो नीचे आ जाता है। मतलब कम टेम्परेचर पर ही पानी उबलने लग जाता है। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है। रिपीट हो सकता है क्वेश्चन कि जो साबुन का बुलबुला है उसके अंदर का जो दाब है वो बाहर के दाब से कम होगा, अधिक होगा, बराबर होगा या कितना होगा। तो इसे समझना, जो वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा किसका, बुलबुले के अंदर का दाब। मतलब बाहर जितना दाब है ना उससे अधिक दाब होगा कहाँ, बुलबुले के अंदर। अगला प्रश्न है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि, मतलब अचानक गिरावट वायु दाब मापी वातावरण को मापता है कि अचानक अगर उसमें गिरावट आ जाती है ना उसकी रीडिंग में, तो अचानक गिरावट होने का मतलब क्या होता है, तो अचानक गिरावट होने का मतलब होता है कि तूफान आना। अचानक गिरने का मतलब क्या होता है, तूफान आना। और अगर उसकी रीडिंग स्थिर बनी रहती है ना तो उसका मतलब होता है शांत रहना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, थोड़ा जल्दी करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों पकता है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी, उसका रीज़न भी आज जान लो। क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। मतलब पानी जो उबलेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। मतलब जितनी ताकत पहले लग रही थी ना पानी में, अब उससे ज़्यादा ताकत लगाने लग जाएगा पानी, ये समझ लो केवल। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन से भरा एक रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर के फट जाता है क्योंकि जो हाइड्रोजन से भरा होता है गुब्बारा, कोई बलून है, ये ऊपर तो जाएगा लेकिन ऊपर जाकर के क्या हो जाता है, फट जाता है। क्यों फट जाता है वो देखना, वायु दाब घट जाता है ऊपर। क्यों, ऊपर जाने पर क्या होता है, वायु दाब घट जाता है। अगला प्रश्न, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और इसे समझना, वायु में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है। दो रीज़न होते हैं, दो प्रकार के परमाणु के विखंडन होते हैं। एक होता है नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन। संलयन में तो क्या होगा, परमाणु आपस में जुड़ते जाते हैं। जैसे 4 परमाणु है, आपस में जुड़ करके 2 बना लेंगे, 2 फिर जुड़ करके 1 बना लेंगे, तो वो तो होता है संलयन वाली प्रक्रिया। एक होती है विखंडन वाली प्रक्रिया। इसमें क्या होगा, एक परमाणु क्या होगा, एक अणु क्या होगा, 2 में टूटेगा, 2 और 4 में टूट जाएंगे, फिर 4 8 में टूट जाएंगे, ऐसे टूटता जाएगा और इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। तो जिस प्रकार वहाँ पर सूर्य की जो एनर्जी है, हीट है ना, और उस हीट के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक मॉलिक्यूल से 2 बन रहे हैं, 2 से 4 बन रहे हैं, 4 से 8 बन रहे हैं। इस प्रकार क्या हो रहा है, उसकी ऊर्जा में निरंतर सृजन का मतलब वृद्धि होता है, एक प्रकार से कहा जाता है। तो उसके कारण क्या है, नाभिकीय विखंडन इसका कारण हो जाएगा। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। मतलब कोई गाड़ी होती है ना, उस गाड़ी में, पुरानी गाड़ी होती है, टॉय होता है एक, उसमें जब चाबी भर दी जाती है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर है वो कौन सी एनर्जी होती है। तो ध्यान रखना, वो एनर्जी होती है स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर हो गई है ना, एनर्जी रुक गई है उसमें, तो वो किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो वो होती है स्थितिज। अगला प्रश्न है, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, क्या पाया जाता है ऐसे पदार्थों में, तो ध्यान रखना, उनमें पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। गतिज ऊर्जा नहीं है तो गतिज ऊर्जा उसमें होगी ना जो चल रहा है। तो ध्यान रखना, किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी इनमें से। चली हुई गोली चल रही है, वो तो आगे बढ़ रही है, तो उसमें भी गतिज ऊर्जा है। बहता हुआ पानी भी बह रहा है तो बढ़ भी रहा है, तो उसमें भी गतिज ऊर्जा है। चलता हुआ हथौड़ा, मतलब हथौड़े से मार रहे हैं तो चल रहा है। खिंचा हुआ धनुष, ये सही ऑप्शन हो जाएगा इसका, खिंचा हुआ धनुष। क्यों हो जाएगा, जब खिंचा हुआ धनुष होता है ना तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, तो उसमें तो स्थितिज ऊर्जा होती है, ना कि गतिज ऊर्जा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, खिंचा हुआ धनुष, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन है, जब एक चल वस्तु की गति
जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सर्जन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, तो ये होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। आज का अंतिम प्रश्न है, और वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अगर और चाहते हो तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करना, ताकि ऐसे ही कुछ और वीडियोस आपके लिए आते रहें। अभी तो 50 क्वेश्चन हुए हैं, मैं चाहता हूँ फिजिक्स के कम से कम 300 से 400 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूँ एग्ज़ाम के पहले। तो फिजिक्स के भी 300 क्वेश्चन, ऐसे ही केमिस्ट्री के और बायो के 300 क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पिछले 20 वर्षों में आए हुए हैं ना, वही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2004 में, तो सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, इसका रीज़न क्या है, क्यों झुकता है वो? तो ध्यान रखना, जब साइकिल चलाने वाला मोड़ लेता है तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, क्योंकि उसको साइकिल को बैलेंस करने के लिए जो उसका ग्रेविटी पॉइंट है ना, अगर वो भी झुक जाएगा तो उसका ग्रेविटी पॉइंट क्या है, वहीं पर बना रहेगा। तो ये हो गए 50 क्वेश्चन इसके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए इतना ही।